प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं विजेंद्र प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय दौसा। प्रिय छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला के भाग 4 का। अब तक आपने जाना कि मुंशी प्रेमचंद के इस उपन्यास में कल्याणी और उदय भानु की तकरार उनके परिवार को बिखेर देती है। उदय भानु की मौत हो जाती है, कल्याणी पर पहाड़ टूट पड़ता है। उसके बाद कल्याणी पश्चाताप करती है और विधवा होने पर उसके सामने एक नई समस्या खड़ी हो जाती है कि एक विवाह योग्य कन्या उसके घर में बैठी हुई है, अब उसका विवाह कैसे हो। इसी बात का चिंतन भाग 4 में किया गया है। कल्याणी की आय अब बंद हो गई है कि उदय भानु जो पैसा कमाता था वो अब बंद हो गया है उसके मर जाने के कारण। अब इसी चिंता में वो घुलती रहती है और ये सोचती है कि घर में लड़के भले नंगे पांव बैठे रहे, चौका बर्तन भी अपने हाथ से किया जा सकता है, रूखा सूखा खाकर निर्वाह किया जा सकता है, झोंपड़े में दिन काटे जा सकते हैं, लेकिन युवती कन्या घर में नहीं बैठाई जा सकती। इस युवती जो कि निर्मला है, इसका विवाह भालचंद्र के बेटे भुवन मोहन से तय कर दिया जाता था, लेकिन भालचंद्र को ये एहसास हो जाता है कि उस घर में अब रखा ही क्या है, अब वहाँ से मुझे क्या मिलेगा। वकील साहब के जाने के बाद कल्याणी की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो सानो साकत से विवाह कर सके और दहेज दे सके, इसलिए भालचंद्र विवाह तोड़ देता है। इस पर कल्याणी को बहुत गुस्सा आता है। उसकी इच्छा करती है कि जाकर वह भालचंद्र के मुख पर कालिख लगाए, उसके बाल नोच लें, क्योंकि वह अपनी बात से फिर गया है, वह अपने बाप का बेटा नहीं। और जो कि पंडित मोटेराम भालचंद्र से मिलकर आया था, सारा उसका कपट जाल खोलकर कल्याणी के सामने रख देता है। ऐसे में कल्याणी की छोटी बेटी कृष्णा वहाँ आती है और पूछती है क्या घर में माँ बारात नहीं आएगी। माँ बच्चे को क्या कहे बहकाने का प्रयास करती है और कहती है कि उसे घर में आग लग गई। बच्ची स्वाभाविक बाल मन से कहती है कि माँ फिर तो वो कहाँ रहेंगे। माँ को समझाना पड़ता है कि घर में आग नहीं लगी, बल्कि उनके यहाँ दहेज की या लालच की आग लगी हुई है। पूरे कसाई है, निर्दयी है, दगाबाज। तो इसलिए हमारी निर्मला की वहाँ शादी नहीं हो पाएगी। ऐसे में कृष्णा जो कि चिंता में डूबी हुई थी, कल्याणी उसकी माँ उसको स्वाभाविक बाल मन से कहती है माँ फिर तो बहुत ही अच्छा हुआ, उनके घर हमारी बहन का ब्याह नहीं हुआ, क्योंकि उनके घर हमारी बहन खुश नहीं रह सकती। तुम रंज क्यों करती हो माँ। कल्याणी ने पुत्री को स्नेहमय दृष्टि से देखा और उसको ये लगा कि इस बालिका का कथन कितना सत्य है। भोले शब्दों में समस्या का कितना मार्मिक निरूपण है। सचमुच ये तो प्रसन्न होने की बात है कि ऐसा कुपात्रों से संबंध नहीं हुआ। रंज की कोई बात नहीं, ऐसे कुमानुषों के बीच में बेचारी निर्मला की न जाने क्या गति होती। हम अपने नसीबों को रोते, निर्मला अपने नसीबों को रोती। जरा सा भी घी दाल में अधिक पड़ जाता तो सारे घर में शोर मच जाता, जरा सा खाना ज़्यादा पक जाता तो सास दुनिया सिर पर उठा लेती। लड़का भी ऐसा लोभी है, बड़ी अच्छी बात हुई नहीं, बेचारी को उम्र भर रोना पड़ता। कल्याणी यहाँ से उठी तो उसका हृदय हल्का हो चुका था। जब कल्याणी को यह एहसास होता है कि ये तो बहुत बढ़िया हुआ, लालची घर में हमारी बेटी का ब्याह नहीं हुआ। और लेखक भी इसी ओर संकेत करना चाहते हैं कि
ज़्यादा बड़े घर में शादी कर दो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि वो लालची ना हो। लालची परिवार में कभी बेटी सुखी नहीं रह सकती। इस तरह से लेखक लालची परिवारों पर जहाँ दहेज की मांग ज़्यादा होती है वहाँ पर अपनी बेटी का ब्याह न करने की भी इन पंक्तियों के माध्यम से प्रेरणा देता है। और दहेज की हम सब जानते हैं कि आज विकराल समस्या है। किसी भी युवक को भले ही अच्छी लड़की न मिले लेकिन दहेज खूब मिले, ऐसी उनकी इच्छा होती है। और इसी में कई बार परिवार वाले अपने सुख को नष्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर भी कल्याणी को विवाह की चिंता बनी रहती है कि कैसे हमारी बेटी का ब्याह हो। वह सोचती है कि मेरी बेटी अभागिन है, इसलिए उसे अच्छा वर नहीं मिलेगा। अब तो किसी भांति इसका बोझा उतारना होगा, किसी भांति लड़की को पार लगाना है, उसे कुएं में झोंकना था। यह रूपवती है, गुणशीला है, चतुर है, कुलीन है, लेकिन दहेज नहीं है तो सारे गुण इतर हो जाते हैं। दहेज हो तो सारे गुण, सारे दोष गुणों में बदल जाते हैं। प्राणी का कोई मूल्य नहीं, केवल दहेज का मूल्य है। यहाँ लेखक एक हमारे समाज पर करारा व्यंग भी करना चाहता है। उसकी ये पंक्तियाँ कि दहेज नहीं तो उसके सारे गुण दोष हैं, दहेज हो तो सारे दोष गुण हैं, प्राणी का कोई मूल्य नहीं, बहुत बड़ी बात है। जबकि होना यह चाहिए कि प्राणी का मूल्य होना चाहिए। यदि प्राणी सही है, मूल्यवान है, गुणवान है, शीलवान है, चरित्रवान है, तो धन तो स्वतः ही इकट्ठा हो जाएगा। उस घर में सुख समृद्धि और प्रेम की बयार आ जाएगी। लेकिन मानव इस चीज़ को नहीं समझ रहा। इस पर प्रेमचंद व्यंग्य करना चाहते हैं। दूसरी एक हमारे समाज में बुराई है कि वह लड़का और लड़की को असमान समझना। कुछ कल्याणी की मनोदशाएं भी यहाँ इसी तरह की है। वह कहती है कि लड़के हल्के बैल हैं, अर्थात हल्के बैल से यहाँ तात्पर्य हम लेंगे कि वो कमा कर देने वाले हैं। भूसे खली पर पहला हक उनका है। घर की कमाई पर, घर के खान पान पर पहला हक उनका होता है, ऐसा कल्याणी मानती है। उनके खाने से जो बचे वह गायों का है। अर्थात यहाँ बैल लड़कों के लिए और गाय लड़कियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो हमारी समाज की एक मानसिकता को दर्शाता है, जो कि एक समाज की एक बुराई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेखक ने इस पर भी व्यंग्य किया है। और इसी उधेड़ बुन में कल्याणी के पास थोड़ा बहुत कुछ पैसा था। चाहती तो वो एक सुयोग्य और हम उम्र के लड़के से थोड़ा सा पैसा खर्च करके अपनी निर्मला का विवाह कर सकती थी, लेकिन वो यही सोचती रही कि आने वाले समय में मैं कैसे पेट पालूंगी अपने लड़के का मैं किस तरह से जीवन यापन करूंगी। और इस प्रयास में वो बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्च करती है। और आगे देखते हैं निर्मला की स्थिति क्या होती है। अब जो मोटे राम को कल्याणी ने कह रखा था कि कोई अच्छा सा सुयोग वर निर्मला योग मिले तो ढूंढ कर लाना या बताना। कुछ समय पश्चात पंडित मोटे राम लखनऊ से लौट कर आते हैं और देखिए किस तरह से उन वरों का कल्याणी के सामने वो चित्रण करते हैं। मोटे कार्य सिद्ध हुआ, यह कोई बात है। 5 जगह बातचीत कर आया हूँ, 5 की नकल भी लाया हूँ। उनमें से आप चाहें जिसे पसंद करें। यह देखिए इस लड़के का बाप डाक के सींगे में 100 रुपये महीने का नौकर है। लड़का अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, मगर नौकरी का भरोसा है। घर में कोई जायदाद नहीं। लड़का होनहार मालूम होता है, ख़ानदान भी अच्छा है।
2,000 में बात तय हो जाएगी। मांगते तो ये 3,000 है। प्रिय बच्चों, ये 3,000 और 2,000 आप आज के मुद्रा मूल्य मत समझिए। ये 2,000 और 3,000 मुद्रा मूल्य जब ये उपन्यास लिखा गया था 1927 ईस्वी में, आप उस समय के मुद्रा मूल्य का आकलन कीजिए। उस समय के 2,000 और 3,000 आज के 10 लाख और 10 लाख और 20 लाख के बराबर हैं। मोटे राम कहता है नहीं, मगर 3 बहनें, तीनों कुंवारी है, माता जीवित है। अच्छा, आप दूसरी नकल देखिए। ये लड़का रेल के सीगे में 50 रुपये महीना पाता है। माँ बाप नहीं है, बहुत ही रूपवान, सुशील और शरीर से खूब हष्ट पुष्ट कसरती जवान है, मगर खानदान अच्छा नहीं है। कोई कहता है माँ नाइन थी, कोई कहता है ठकुराइन थे। बाप रियासत के मुख्तार थे। घर पर थोड़ी सी जमादारी भी है, लेकिन उस पर कई हज़ार का कर्ज है। वहाँ कुछ लेना देना नहीं पड़ेगा। उम्र कोई 20 साल होगी। अगला इसी तरह से मोटे राम और युवकों के वर्णन करता है। जैसे कहता है कि एक जमींदार का लड़का है, कोई 1,000 साल का नफ़ा है, खेती बाड़ी भी है, थोड़ा पढ़ा लिखा भी है, कचहरी अदालत के काम में चतुर है, लेकिन दुआजू है। पहली स्त्री को मरे 2 साल हो गए, कोई संतान नहीं है। रहना सहना खाना पीना सब मोटा है, पसीना कूटना घर में ही होता है। कल्याणी फिर पूछती क्या कुछ दहेज मांगते हैं? मोटे इनकी कुछ न पूछिए, 4,000 सुनाते हैं। अच्छा, यह चौथी नकल देखिए। लड़का वकील है, उम्र 35 साल होगी, 300-400 की आमदनी है। पहली स्त्री मर चुकी है, उससे 3 लड़के हैं। अपना घर बनवाया है, कुछ जायदाद भी खरीदी है। यहाँ भी लेन देन का झगड़ा नहीं है। कल्याणी खानदान कैसा है? बहुत ही उत्तम है, पुराने रईस है। अच्छा, ये 5वीं नकल देखिए। बाप का छापा खाना है, लड़का पढ़ा लिखा है, बीए करा हुआ है, पर छापे खाने में काम करता है। उम्र 18 साल की होगी। घर में प्रेस के सिवाय कोई जायदाद नहीं है, मगर किसी का कर्ज सिर पर नहीं है। खानदान ने बहुत अच्छा है न बुरा। लड़का बहुत सुंदर और सच्चरित्र है, मगर 1,000 से कम में मामला तय न होगा। मांगते तो वह 3,000 है। अब बताइए आप कौन सा वर पसंद करती है? कल्याणी आपको सबों में कौन पसंद है? मोटे राम मुझे तो 2 वर पसंद है, एक वह जो रेलवे में है, दूसरा जो छापे खाने में काम करता है। कल्याणी मगर पहले के तो खानदान में आप दोस्त बताते हैं। मोटे हाँ, यह दोस्त तो है, छापे खाने वाले को ही रहने दीजिए। कल्याणी यहाँ 1,000 देने को कहाँ से आएंगे? 1,000 तो आपका अनुमान है, शायद वह और भी मुंह फैलाए। आप तो इस घर की दशा देख ही रहे हैं। भोजन मिलता जाए यही गनीमत है। रुपए कहाँ से आएंगे? जमींदार साहब 4,000 रुपये सुनाते हैं। डाक बाबू भी 2,000 का सवाल करते हैं। इनको जाने दीजिए, बस वकील साहब ही बच सकते हैं। 35 साल की उम्र कोई ज़्यादा नहीं, इन्हीं को क्यों न रखिए। मोटेराम आप खूब सोच विचार लें। मैं यूँ आपकी मर्जी का ताबेदार हूँ। जहाँ कहिएगा वहाँ जाकर टीका कर आऊँगा, मगर 1,000 का मुंह न देखिए। छापे खाने वाला लड़का रत्न है, उसके साथ कन्या का जीवन सफल हो जाएगा। जैसी ये रूप और गुण की पूरी है, वैसा ही लड़का भी सुंदर और सुशील है। कल्याणी पसंद तो मुझे भी यही है महाराज, पर रुपए किसके घर से आए? कौन देने वाला है कोई दानी? खाने वाले का खा पी कर चंपत हुए। अब किसी की भी सूरत नहीं दिखाई देती, बल्कि और मुझसे बुरा मानते हैं कि हमें निकाल दिया। जो बात अपने बस के बाहर है उसके लिए हाथ ही क्यों फैलाऊं? संतान किसको प्यारी नहीं होती? कौन उसे सुखी नहीं देखना चाहता? पर जब अपना काबू भी हो, आप ईश्वर का नाम लेकर वकील साहब को टीका कराइए। आयु कुछ अधिक है, लेकिन मरना जीना विधि के हाथ है। 35 साल का आदमी बुढ़ा नहीं कहलाता। अगर लड़की के भाग्य में सुख भोगना बधा है तो जहाँ जाएगी सुखी रहेगी, दुख भोगना है तो जहाँ जाएगी दुख झेलेगी। हमारी निर्मला को बच्चों से प्रेम है, उनके बच्चों को अपना समझेगी। आप शुभ मुहूर्त देखकर टीका कर आइए। देखिए, इस तरह से दहेज के कारण एक सुयोग्य, सुशील और सुंदर गुणवती युवती का विवाह एक अधेड़ उम्र के वकील से कर दिया जाता है, जो कि
यहाँ बताने को तो 35 साल का है, लेकिन हो सकता है उसकी उम्र और भी 45-50 के आसपास हो, क्योंकि पंडित ने ऐसा ही बताया है। उसके 3 संतान भी हैं, जबकि निर्मला बहुत ही गुणवान, और जहाँ तक है कि वो जिस भी घर में जाती उसको स्वर्ग सा बना देती। लेकिन दहेज की व्यवस्था एक अनमेल विवाह तय कर देती है, जो किसी के भी जीवन को बर्बाद कर सकता है। ऐसा इस कहानी में हमें आगे देखने को मिलेगा। दूसरा है कि आज के युवाओं पर भी प्रेमचंद के द्वारा ये व्यंग है, और आज के युवाओं को एक सीख भी है कि दहेज न देख करके अगर जीवन सुखी बनाना है तो सुशील, सुंदर और गुणवती कन्या को देखना चाहिए। दूसरी, यहाँ पर गरीब परिवार को भी एक प्रेरणा मिलती है, एक सीख मिलती है इस भाग से कि लड़की को भले ही गरीब घर में दे दो, लेकिन लड़का हमेशा उसकी हम उम्र का होना चाहिए, क्योंकि पैसे का अभाव, पैसे का घर में होना कभी भी स्त्री के मन को नहीं भर सकता, उसके सपनों को पूरा नहीं कर सकता, उसके रागों में रंग नहीं भर सकता, उसके स्वरों को मधुरता नहीं दे सकता। इसलिए इस भाग के द्वारा प्रेमचंद ने दहेज की समस्या और अनमेल विवाह तय करने की मजबूरी को उठाया है। अगला भाग हम कल देखेंगे। धन्यवाद।